Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history. Board paper 2020 and RT 5. My dear student, as you know that we are discussing about your 2020 board paper, and then after we also try to cover your revision test. It means during same time the question which will ask in your revision test, that should be also discussed in the class, and we will try to understand the question which is asked in 2020 बोर्ड पेपर बोथ. तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बातें की थी 2020 के बोर्ड पेपर पे, और हम लोगों ने उसमें कई सारी चीज़ों को जोड़ा था सीक्वेंस वाइज, किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया था. जैसे देखिए, हम लोगों ने कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उन 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे हम लोगों ने उस 1 मार्क्स के आगे पीछे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे प्रश्नों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये हमारी स्ट्रेटजी है एग्जाम की कि हम कोई भी एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है, तो उस बोर्ड पेपर के क्वेश्चन के हम थोड़ा सा आसपास भी हम कवर करते हैं कि बोर्ड पेपर में प्रायः आप देखिए, अगर इफ यू विल ऑब्जर्व द बोर्ड पेपर लास्ट 10 ईयर और 5 ईयर, देन यू विल फाइंड आउट कि क्वेश्चन चैप्टर वहीं से है, क्वेश्चन जहां से पूछा गया है उसके थोड़ा अगले पेज से या पिछले पेज से या उस रिलेटेड मैटर से संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसीलिए हम लोग अपनी इस क्लास में हमने उन सारी चीज़ों पे विस्तार से डिस्कस किया, चर्चा किया, देखा कि कुछ भी छूटे ना. और इसीलिए हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन भी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी, हम उसको लॉन्ग टाइप में भी देख लेते हैं, हम उसको शॉर्ट टाइप में भी देख लेते हैं. यदि वो 1 मार्क्स में आए तब भी आप लिख लें, यदि वो 3 मार्क्स में आए तब भी आप लिख लें, और यदि कहीं वो 8 मार्क्स में आता है तो भी आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकें. हम इस तरह से ट्राई कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं बनाने का, लिखने का. आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड. My dear student, it is the best medium to frame the question what I am discussing here. Okay, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने बात कर ली थी मीराबाई पे. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में एक सीधा सा प्रश्न है. क्वेश्चन है, अ वुमेन कराइकल अमियार, अ वुमेन कराइकल अमियार Karaikal Ammiar was a devotee of Karaikal Ammiar was a devotee of क्वेश्चन सीधा सा है, कराइकल अम्मियार किसकी डिवोटी थी? इसका आंसर आपको लिखना है.
इसका आंसर होगा, या कहें एक वर्ड में इसका आंसर होगा क्या? शिवा, लॉर्ड शिव। यह पूरा लिख दीजिए, लॉर्ड शिव। आंसर आपका कंप्लीट। लॉर्ड शिव, शी वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। तो यहां से आपका आंसर प्रॉपर आ गया। लेकिन अब करिकुलम यहां से कई सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। जैसे क्या क्या बन सकते हैं? करिकुलम यार फॉलोअर ऑफ विच सेक्ट? नैनार। क्वेश्चन हटा देते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, एक एक पार्ट को जोड़ेंगे। तो इसका आंसर था कि करिकुलम यार जो थी वो लॉर्ड शिवा की डिवोटी थी। इसके अलावा अब नैनार्स में कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे इनके प्रमुख बुक का नाम क्या है? हमने आपसे कहा था कि इनकी बुक के बारे में जानिए। करिकुलम यार, करिकुलम यार, क्या डबल एम कर दीजिए। डिवोटी, सीधा लिखिए करिकुलम यार। शी बिलीव इन asceticism, एक्सट्रीम asceticism, कठोर तप या कठोर व्रत को फॉलो करती थी करिकुलम यार। वो कहती हैं, आपके बुक में होगा, पेज में देखिएगा, आई थिंक साइड में एक बना के करिकुलम यार की पिक दी गई है। उसमें कहते हैं कि मेरे दांत बाहर निकले हुए हैं, मेरे पेट अंदर की तरफ है, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, फिर भी मुझे पूरी दुनिया के बारे में कोई सुध नहीं है, लेकिन मैं लॉर्ड शिवा की डिवोटी बनी रहूंगी, उनकी भक्ति करती रहूंगी। तो ये चीजें भी आपको यहां से दिखेगा। और फिर इनके वचनों को किस तरीके से नैनारों ने कंपाइल किया, उनके जो प्रेयर्स थे उनको लिखा। तो यहां से सैविज्म, नैनार्स के बारे में अब आप यहां पे नैनार्स के बारे में आपको थोड़ा सा जान लीजिए। कौन थे नैनार्स, क्या थी उनकी बिलीव, क्या बात करते थे? आई मीन टू से दैट कि नैनार्स जो शिव की उपासना करते थे। एक चीज और, जब आप करिकुलम यार को समझे या बातें करें तो सेम आप 3 चीजें समझ। चलिए अम्मियार से पहले 1 मिनट अम्मियार को बता देते हैं। अम्मियार के बाद आपको एक मिलेंगी आंडाल। ये नैनार्स में है, लॉर्ड शिवा की डिवोटी है। उसी तरह से आंडाल जो है ये अलवार्स लॉर्ड विष्णु, और साथ ही साथ एक और नाम आता है सूफीज्म में राबिया। तो हमें 3 वीमेंस के नाम मिले, करिकुलम यार 1, आंडाल 2 और राबिया 3। राबिया सूफीज्म में है, आंडाल लॉर्ड विष्णु से है, वैष्णवी
वैष्णविज्म में, और करेकल अमियार शैविज्म में है, लॉर्ड शिवा को फॉलो करती है। तो इस तरीके से 3 वीमेन्स के नाम आपको मिले। फिर आपको यही वीमेन डिवोटी में मीराबाई का नाम आपको मिलेगा। मीराबाई के नाम को भी आप भक्ति मूवमेंट में आपने पढ़ा होगा, टीचिंग ऑफ द मीरा। यहां से भी क्वेश्चन बना था, हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि मीराबाई किसकी डिवोटी थी, तो मैंने कहा था लॉर्ड कृष्णा की। फिर मैंने कहा था कि वो कहां से बिलोंग करते, स्टेटमेंट था आपके क्वेश्चन में, हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था। चलिए, तो हुआ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक क्वेश्चन बाधा पूछता है भक्ति ट्रेडिशन से भी। भक्ति ट्रेडिशन से क्वेश्चन कई बार पूछा है क्या कि डिस्कस रिलेशन विद द स्टेट। आई मीन टू से दैट सूफी सेंट एंड भक्ति सेंट, सूफी सेंट एंड भक्ति सेंट का रिलेशन किसके साथ, स्टेट के साथ। ये क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग टाइप में आया हुआ है। एक बार 3 नंबर में पूछा है और एक बार 8 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? पहले तो आप इसे समझिए कि क्या था। मैंने आपको बुक में जब भी एक्सप्लेन कराया तो मैंने आपसे कहा था कि 2 चीजें हैं। सूफी सेंट जो शरिया, आई मीन टू से दैट जो उलेमास एक्सप्लेनेशन, उलेमास एक्सप्लेनेशन अबाउट, या ऑफ लिख दीजिए, ऑफ कुरान, उलेमास एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान विच so एक्सट्रीम, या सीधा लिखिए कि उलेमा के कुरान के एक्सप्लेनेशन को, उलेमास एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान, दे अपोज्ड and they explain it on his spiritual experience. Okay. Third, they believe equality and unity. Okay. Third, fourth, they believe equality and unity. Then after, they favored liberal step of ruler. I mean to say that according to उलेमा कहते हैं कि हिंदुस्तान को दारुल
हर्ब से दारुल इस्लाम बना दिया जाए। तो दारुल हर्ब का मतलब क्या हुआ? दारुल हर्ब का मतलब हुआ कि विधर्मी जो इस्लाम के अलावा भी और लोग भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान उनका देश है, दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना, इसका विरोध किया सुल्तानों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, रूलर्स ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने क्या किया, रूलर्स ने इन चीज़ों को पूरी तरीके से डिनाइड किया। पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन शासन को चलाने के लिए जितना भी हो सके उन्होंने इसको नहीं स्वीकार किया, और उन्होंने उलेमा की बात का उल्लंघन किया। धार्मिक जो उलेमा इस्लामिक टीचर्स थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, उनकी बातों को क्या किया, नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, या कभी कभी उससे वो डिसएग्री रहे, और उन्होंने दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम के कॉन्सेप्ट को अस्वीकार नहीं किया। और फिर दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम के कॉन्सेप्ट को स्वीकार न करने के बाद उन्हें एक धार्मिक सत्ता से सहयोग चाहिए, जो उनकी बातों को, इस बातों को जो वो स्टेप ले रहे थे वो सही ठहराए। और तब वो किसकी तरफ गए, सूफी सेंट की तरफ वो अपने को कनेक्ट की। क्यों? क्योंकि सूफियों का जो समाज के साथ इंटरेक्शंस था वो काफी बेटर फॉर्म में था, काफी अच्छे फॉर्म में था। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं इस चीज को। ये तो सिंपल हुआ। ऐसे ही भक्ति सेंट्स के बारे में क्या हो? भक्ति सेंट्स के बारे में अगर आप लिखें तो भक्ति सेंट के बारे में क्या था कि बोथ, जब आप लैंग्वेज पे बात करें तो भक्ति सेंट और सूफी सेंट बोथ एक्सेप्टेड द फोक लैंग्वेज इन देयर preaching, in their sermon. First, second, they believe in equality. They didn't discriminate on the basis of birth, caste, religion, creed, race. So that's why huge amount of the people they interact with them. बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे, भक्तों के पास, सूफी संतों के पास, भक्ति संतों के पास। And I hope you have remembered that the southern part of India, the Nayanar saints, they were favored and rewarded by the Vellar. Vellar, they were big peasants. And we also discuss about that the merchants, that the artisans, they were also influenced with the Bhakti saint, and the Nataraj idol, Nataraj statue, they made, they formed, उन्होंने बनाया, क्योंकि भक्ति संतों के प्रभाव से ही ये चीजें हो रही थी। ये चीजें पूरी तरीके से दोनों जगह जा रही थी। Then the rulers taken a step in the favor of saint, they pay attention to them and they accepted their, उनके जो विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, उनको राजा ने सम्मान दिया। इवन परांतक फर्स्ट who established the idol of भक्ति सेंट, सबंदर, सुंदर मूर्ति, अपरार्क जैसे भक्ति संतों की मूर्तियों को मंदिरों में उसने स्थापित कराया। तो ये कॉमन इंफॉर्मेशन, जब भी आप सूफी भक्ति स्टेट को लिखें, जब भी आप सूफी भक्ति को समझें, तो इन चीजों को जरूर इंक्लूड करें। अब इनमें कुछ चीजों को देखिए, जैसे दो Jainism and Buddhism were prevailed in the Tamil region. These religious traditions for several centuries received occasional royal patronage. They also received support from the merchants and artisans, the powerful rulers. So 9th century to 13th century supported the Brahmanical and Bhakti tradition by making land grants and constructing Vishnu and Shiva temple. The most magnificent temple patronage of Chola rulers. It was also this period that some of the most spectacular bronze sculpture of Shiva were produced by Nayanar inspired artists. The Velala peasants also
revered the Nenas as well as the Alvars. The rulers also tried to win their support as well. The Chola king usually attempted to claim divine supported and asserted their own power and status by building magnificent temples which were adorned with stone and metal sculpture. The king also introduced the singing of Tamil Shiva hymns in the temples which were patronized by them. They collected the Nenars hymns and guard them against my dear, they guard them against into Chola text. A Chola king Parantak first who consecrated the metal image of Appar, Sabandar, Sundarar in Shiva temple. My dear, these all information given by me in the discussion of this. So that's why the Sufi Bhakti said they were favored by the Sultanate king, I mean to say that the Muslim rulers, and as well as the southern part of India, the Chola rulers and others rulers also. तो भक्ति संतों को इसीलिए सभी जगह पे सब लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया. तो ये था कॉमन चीज. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं. दोनों क्वेश्चन एक साथ कनेक्टेड थे, इसीलिए हमने इन चीजों को एक्सप्लेन किया. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए. भक्ति सूफी ट्रेडिशंस आपके नेक्स्ट आरटी में भी है. तो अब आप देखिए, व्हाई डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया 1946. ओके, व्हाई डिड the cabinet why did cabinet mission why did the cabinet mission come to India in 1946. In 1946. अब ये तो सीधा एक नंबर का क्वेश्चन है, और इसे अगर चाहे तो इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं. ये 1 मार्क्स में भी लिख सकते हैं, देन आफ्टर 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और देन आफ्टर आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी इसको पूछा जा सकता है. अब देखिए, ये इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है. कहते हैं, व्हाई डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन 1946 टू एक्सपेंड द पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन द लेजिस्लेचर, टू इंट्रोड्यूस द डायरकी एट द लेजिस्लेटिव लेवल, टू सजेस्ट the suitable political framework for free India, and D, to provide federal court to the Indians. 4 पॉइंट्स हैं, आपको इसका आंसर देखना है. चलिए मैं लिख देता हूं ऑप्शंस भी. ए है टू expand the participation of participation of Britishers in the British
Britishers in the legislature पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बी, टू इंट्रोड्यूस the diarchy at the legislative level, at the legislative level. C, to suggest a suitable political framework for a suitable political framework for free India. और डी ऑप्शन है इसका, टू सजेस्ट सुटेबल पॉलिटिकल, सॉरी डी है, टू प्रोवाइड फेडरल कोड टू इंडियंस, टू प्रोवाइड a federal code to Indians. ये है ऑप्शंस को देखिए और ऑप्शंस के आधार पे क्वेश्चन को करिए। कहता है व्हाई डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन 1946? ए ऑप्शन है टू एक्सपेंड द पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन द लेजिस्लेचर। ओके, अब यहां पे है to introduce the diarchy at the legislative level, to suggest a suitable framework for free India and to provide a federal code to Indians. कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में क्यों आया? ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। एक कहता है कि भारत में ब्रिटिशर्स को लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन के लिए आया। दूसरा कहता है कि ये डायरकी को इंट्रोड्यूस करा था लेजिस्लेटिव में, इट मींस अपर सेशन, लोअर सेशन। तीसरा कहता है कि भारत के स्वतंत्रता के लिए जो एक फ्री इंडिया के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना था उसके लिए लाया गया। और लास्ट ऑप्शन कहता है टू प्रोवाइड एड फेडरल कोड टू द इंडियंस, भारतीयों के लिए फेडरल कोड देगा। ऑप्शन इसका है सी, टू सजेस्ट अ सुटेबल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया, भारतीयों के लिए एक फ्री इंडिया के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार करना था वो इसके लिए आया। माय डियर, वन मोर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस यू इन दिस क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन वाज द प्लान। कैबिनेट मिशन में पहली बार संविधान की बात अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार की गई थी। संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी या असेंबली
that was accepted by Britishers in this mission, कैबिनेट मिशन 1946। यहां से भी इस क्वेश्चन को आप जोड़ सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन को फिर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।